हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। फटाफट वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम जिन्हू को देखते हैं। उसने बैरन दी मोनार्क को हरा दिया था और तब उसे एक आइटम मिलता है जो है प्यूरिफाई ब्लड ऑफ डीमन मोनार्च। एक्सिलियर ऑफ लाइफ पाने के लिए जिन्हू के पास तीनों मटेरियल मौजूद थे और एक्सिलियर ऑफ लाइफ बनाने के लिए प्लेयर का इंटेलिजेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए। एक पल के लिए तो जिन्हू भी थोड़ा सा डर जाता है, फिर जिन्हू उसे क्राफ्ट करना शुरू करता है और फिर वो अच्छे से क्राफ्ट भी हो जाता है। फिर जिन्हू राहत की सांस लेता है। वो सोचता है इससे अब मैं अपनी मॉम का इलाज कर पाऊंगा। और तभी आयरन उस ड्रैगन को ले आता है और फिर जिन्हू अराइज कहकर उस ड्रैगन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो कि दिखने में ही बहुत बड़ा था। जिन्हू उसका नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन हम सबको पता है वो मेरी ही तरह नाम हमेशा भूल जाता है। फिर वो उसे एक नया नाम देता है जो है काइसेल। इससेल ड्रैगन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है अब इसके ऊपर बैठकर घर जल्दी पहुंच जाएंगे और घर जाकर बढ़िया सी पार्टी करेंगे। लेकिन जिन्हू को जल्दी से जल्दी अपने माँ के पास पहुंचना था। तब जिन्हू को याद आता है कि उसके पास एक रूइन स्टोन है और फिर वो उसे क्रश करता है, जिसके बाद उसे एक स्किल मिलती है जिस स्किल का नाम है शैडो एक्सचेंज, जिसकी मदद से जिन्हू किसी भी शैडो से अपनी जगह को एक्सचेंज कर सकता है। वो एस्ली से कहता है सॉरी तुम अब घर जाओ। रेडिस फैमिली 80वें फ्लोर पर रहती है जो कि यहाँ से वो बहुत दूर है और वैसे मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है। अगर किस्मत में रहा तो हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से चले जाता है और वहाँ पर एक शैडो आ जाता है। दूसरी तरफ जिन्हू एक गली में पहुँच चुका था और इस टेक्निक को दोबारा यूज करने के लिए 3 घंटे का वक्त लगेगा। और फिर वो काइसेल को समन करता है और उसके ऊपर बैठकर वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम गोगनही को देखते हैं। वो एंड को हराने के लिए एक तरकीब सोच रहे थे। वो हंटर्स के मैजिकल पावर को बेट की तरह इस्तेमाल करेंगे और वो उनके सेंसरी कम्युनिकेशन को ठप करेंगे और मौका पार कर स्पेशल फोर्स जाकर उस क्वीन को खत्म कर देगी। वैसे मुझे ये उतना आसान भी नहीं लग रहा है। गनही कहते हैं वैसे हमने एक रिट्रीट प्लान भी बनाया है। अगर इंटरफेरेंस वेव ने अच्छे से काम नहीं किया तो हम वहाँ से कट लेंगे। अच्छा बताओ क्या तुमने हंटर सॉन्ग को कांटेक्ट किया? जेंचुल कहता है नहीं अब तक नहीं। और दूसरी तरफ हम हंटर ब्योंग को देखते हैं। वो उनके दोस्त हंटर ब्योंग हुन से बात कर रहे थे। ब्योंग गू जो एक एस रैंक हीलर है और ये उन कुछ हंटर्स में से एक है जिसने यंग एज में ही रिटायरमेंट ले लिया और वो बेग के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो बेग से कहता है क्या तुम सच में वहाँ जाने वाले हो? तुमने देखा है कैसे यूनसुक की मौत हुई? बेग कहता है और इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा। अगर हमने अभी एंड को खत्म नहीं किया तो वो एक दिन पूरे देश को ही तबाह कर देंगे। मिन कहता है आखिर तुम कब से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और वो भी तुम्हारी तरह ही बातें किया करता था। जो भी हो मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा अगर तुम मुझे मनाने के लिए आए हो। और तब बेग कहता है मैं यहाँ बस गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि कल मैं मारा जाऊँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। मिन कहता है मैं सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहता हूँ। मैं और खून नहीं देख सकता और इसीलिए मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं हिस्ट्री में कितना अच्छा हूँ और फिर मैं इसी तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन बेग जिन्हू के बारे में ही सोच रहा था। जिन्हू ने आखिर कैसे लेवल अप किया है और उसने रीअवेकनिंग कैसे पाई है। शायद ऐसा हो सकता है जो लोग मॉन्स्टर से कंटिन्यू लड़ते रहते हैं वो अवेक हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ मिन कहता है यार तुम तो बहुत चालाकी से सोच रहे हो। फिर दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जिन्हू अपनी मॉम के पास पहुंच चुका था। हम देखते हैं जिन्हू के मॉम के गर्दन पर एक निशान लगा हुआ है और तब जिन्हू को अपना बचपन याद आता है। जिन्हू के मॉम के गर्दन पर गर्म पानी गिरा था और जिन्हू की गलती की वजह से ही वो निशान बना हुआ था। फिर वो एक्सिलियर ऑफ लाइफ को लेता है और सोचता है वो इसे ऐसे पी नहीं पाएंगी। अगर वो उसे पी भी ले तो किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। पर जो भी हो मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं जो कि सिस्टम ने किए थे। मुझे ही देख लो मैं अब कितना ताकतवर बन चुका हूँ। मुझे सिस्टम पर भरोसा है। और फिर वो अपनी मॉम को उठाता है और कांपते हुए एलेक्सियर ऑफ लाइफ अपने मॉम को पिलाता है और थोड़ी ही देर बाद मॉम के गर्दन का निशान मिटने लगता है और उनकी उम्र धीरे धीरे कम हो रही थी, पर फिर भी वो उठ नहीं रही थी। जिन्हू ये सब देखकर थोड़ा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ हम जिन्हा को देखते हैं और उसका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जिन्हू को देखते हैं। वो अपनी मॉम को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मॉम अब बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी। ये मोमेंट सच में बहुत ही इमोशनल है। वो जिन्हू से कहती है
क्या तुम ही मेरे जिन्हू हो? और मैं यहाँ कब से सोई हुई हूँ, और बताओ जिन्हा कहाँ पर है? जिन्हू उसे बताता है कि तुम 4 साल से सो रही थी और जिन्हा बिल्कुल ठीक है। आगे वो कहती है, तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें चोट भी लगी है, इसका मतलब तुमने बहुत ही मेहनत की है। ये सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। भाई यार, जिन्हू के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे, वो तो बस रोए जा रहा था। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि इटर्नल स्लीप वाली जो पेशेंट थी वो अब जाग चुकी है, और ये तो एक चमत्कार से कम नहीं, और उनके बॉडी में कोई भी बीमारी मौजूद नहीं, और उनकी फैमिली चाहती है कि वो उन्हें डिस्चार्ज कर दे। थोड़ी देर बाद जिन्हा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी अपने मॉम को देखकर रोने लगती है। जिन्हू सोचने लगता है, मुझे तो अब तक बहुत सारे रिवॉर्ड मिले, लेकिन ये वाला मेरा असली रिवॉर्ड है। दूसरी तरफ हम गो गन्ही को देखते हैं, जो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में थे। वो सभी को जेजू आइलैंड की 4th रेड मिशन को अनाउंस करते हैं, और इस ऑपरेशन में सिर्फ एस-रैंक हंटर ही इन्वॉल्व होंगे, और इसमें 10 एस-रैंक हंटर जापान से भी लड़ेंगे, और जितने भी ए रैंक या उससे नीचे के रैंक वाले हंटर्स होंगे वो बस सपोर्ट करने का काम करेंगे, और इस बार हम पक्का जीतेंगे। ब्योंगो भी ये न्यूज देख लेता है। वो पुरानी बात याद करने लगता है जब वो बेक और यूनसुक के साथ था और वो रेड को लेकर बहुत डरा हुआ था। वो कहता है, अगर हम ही इतने डरे हुए हैं जो लड़ ही नहीं सकते, तो वो कितने डरे हुए होंगे। हम इसे खत्म कर देंगे, और वैसे भी हम इस देश को एंड का घर नहीं बनने दे सकते। बेक कहता है, मैं तो उन चींटियों को अपने हाथों से ही मसल दूंगा। आगे वो कहता है, हम तीनों एक दूसरे का साथ देंगे। दूसरी तरफ जिन्हू अपनी माँ को लेकर घर पहुँचता है, और हम देखते हैं कि घर पूरी तरह से गंदा हो चुका था। जिन्हू जिन्ना को डांटते हुए कहता है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने तो पूरे घर की वाट ही लगा दी। इस पर मॉम कहती है, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ। 4 साल के बाद चलो अब हम पहली बार सफाई शुरू करेंगे। और फिर वो तीनों मिलकर सफाई शुरू कर देते हैं। जिन्हू अचानक कुछ सोचने लगता है। जब से वो हंटर बना है तब से वो अपने फैमिली से दूर होता जा रहा है। कहीं उसने अनजाने में कोई लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी। मॉम एक पुरानी फोटो को देखती है जहाँ उसके पूरी परिवार की फोटो थी, जिसमें जिन्हू के डैड भी मौजूद थे। वो कहती है, क्या तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ पता चला? लेकिन उन्हें तो अपने डैड के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। आगे मॉम कहती है, हंटर बनने से पहले तुम्हारे डैड एक फायर फाइटर थे और उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई है, और ये खूबी तुम्हारे पास भी है जिन्हू। ये देखकर जिन्ना कहती है, मेरे अंदर भी डैड की ही खूबी है, मैं भी एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम गो गन्ही को देखते हैं। ये लोग एक एस रैंक हंटर की बात कर रहे थे जो अमेरिका से यहाँ घूमने के लिए आया था। वो शायद योंग डोंगसुक के बारे में कुछ जानने के लिए यहाँ आया होगा। डोंगसुक अमेरिका का एक हंटर है और ये हंटर भी वहीं का है, इसीलिए शायद ये एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन लगता है कि वो जेजू आइलैंड वाली रेड के बीच में नहीं आएगा। आगे को गन्ही कहते हैं, क्या तुम्हें जिन्हू से कांटेक्ट हुआ? जेंचुन कहता है, हाँ, हमारा कांटेक्ट हो चुका है और वो बस यहाँ आने ही वाला है। और थोड़ी देर बाद गन्ही जेजू आइलैंड के बारे में जिन्हू को सारी रिपोर्ट दे देता है। और तब जिन्हू सोचने लगता है, ये तो काफी अच्छा मौका है लेवल अप करने का, लेकिन वो परिवार के साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो बस मना करने ही वाला था। और तभी उसे मैजिकल पावर महसूस होने लगती है। और तब गन्ही बताते हैं, कमाल है, तुमने तो काफी दूर से ये सब सेंस कर लिया। कुछ एस रैंक हंटर जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो चलकर देख सकते हो। और तब हम बेक को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक हंटर से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो हंटर उसे आसानी से पेल रहा था, और इस हंटर का नाम है माँ। जिन्हू ये सब देखकर कहता है, मुझे लगता है कि हंटर बेक खुद को रोक रहे हैं। और तब हंटर चॉय वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हंटर बेक अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा। जो बेक से लड़ रहा है उसका नाम है हंटर मा डोंगवुक, वो फेम गिल्ड से है। जिन्हू कहता है, तो वो अपनी पूरी पावर यूज क्यों नहीं कर रहा? देखने से तो सामने वाला अपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो उन्हें होल्ड बैक करने की जरूरत ही नहीं। तब चॉय कहता है, लोगों के सामने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब है, और जब वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है तो वो सच में एक मॉन्स्टर बन जाता है। जिन्हू सोचता है, तो अफवाह बिल्कुल सच है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप हंटर सच में होते हैं। आगे चॉय कहता है, वहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो नाइट गिल्ड से है। और तब जापान के एस रैंक हंटर वहाँ पर आ जाते हैं, और उनके गिल्ड मास्टर का नाम है गोटो रियोजी। एक लेडी कहती है, वो बंदा कौन है? तब हानेकावा बताती है, वो है हंटर सॉन्ग जिन्हू, और वो अभी अभी एस रैंक हंटर बना है, और वो एक मेज है। गोटो को लगता है कि ये एक असैसिन टाइप हंटर होगा। लिम्टा यू कहता है, ये तो जिन्हू ही है ना, जिसने मिन्सुक की कॉन्फ्रेंस खराब कर दी थी। बेक और माँ को लड़ते हुए देखकर मिन्सुक कहती है, तो ये है इस देश के टॉप हंटर्स। दिखने में तो वो कुछ खास लग नहीं रहे, और वो तो एक एस रैंक हंटर दिख भी नहीं रहे। तब गोटो रियोजी कहता है, इतने जल्दी उन्हें जज मत करो। और तब वहाँ पर नाइट का गिल्ड मास्टर आ जाता है, जिसका नाम पार्क जांगसो होता है। हानेकावा ये नाम पहली बार सुन रही थी, और पार्क एक ए रैंक हंटर है। और तब
काही आकर कहती है तुम यहाँ पर आकर कोई हंगामा मत शुरू कर देना। तब गोटो रियोजी कहता है ठीक है, आप सब हम यहाँ आ चुके हैं तो एक फ्रेंडली मैच हो जाए, सिर्फ एसरैक हंटर ही इसमें हिस्सा लेंगे, तुम लोग इस मैच के रूल को डिसाइड कर सकते हो। तब गनही वहाँ पर आकर कहते हैं तो फिर ठीक है, मेजस को इनसे दूर रखते हैं, वैसे भी उनके स्ट्रेंथ का इससे पता नहीं चलेगा। बेक कहता है और सिर्फ कॉम्बैट टाइप हंटर ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कलाई को पकड़ लिया या फिर बैक को टच कर लिया या फिर अपोनेंट को नीचे गिरा दिया, इन तीनों में से कुछ भी हुआ तो बंदा आउट हो जाएगा और इसमें हम सब एक साथ लड़ेंगे। और वैसे भी आइलैंड पर तो हंगामा मचेगा ही, तो कोरिया तरफ से लड़ेंगे चाहिन, लिम, मा और हंटर बेक, और जापानीज तरफ से लड़ेंगे तावाता, कुमामोटो, होशिनो और टनाका। तो फिर ठीक है, फ्रेंडली मैच शुरू किया जाए। मैच तो इस एपिसोड में दिखाई नहीं जाती और एपिसोड ही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।